बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कराची के भीगे भीगे मौसम का अहवाल। शहर में बादलों के डेरे हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल समेत शहर के कई इलाकों में तेज बरसात के बाद सड़कें तालाब बन गए। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी ही पानी है। गुलशन हदीद मॉडल कॉलोनी में भी तेज बारिश है। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, कराची आज भी भीगा भीगा सा है। शहर में बादलों के डेरे हैं, कहीं पर हल्की बारिश हो रही है और कहीं पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल समेत शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद के मनाजिर समगी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी जमा हो गया है रोड्स पर। जो फुटपाथ का लेवल है सबा वो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पानी इतना ज्यादा है, हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बच्चों ने मौज मस्तियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात का जरूर सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी ही पानी है। गुलशन हदीद मॉडल कॉलोनी में भी तेज बारिश हुई है। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। की स्क्रीन पर हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं। मारो के सड़कें जो है वो पानी से डूबी हुई हैं और उसके बावजूद भी लोग चाहते हैं कि कराची का मौसम जो है वो अच्छा रहे, भीगा भीगा सा रहे, लोग एंजॉय करते रहें। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो और ये तमाम तर जो मुश्किलात हमें फेस करनी होती हैं, पानी भर जाता है सड़कों पर, लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना होता है, ये ना हो। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। नागन चौरंगी पर बरसाती नाला ताहाल साफ नहीं किया जा सका है। हमेशा पहले की तरह हमेशा ऐसी होता है, ज्यादा बारिश हुई तो नागन चौरंगी पर पानी जमा हो सकता है। तो मजीद तफसीलात जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक। इरफान, हर दफ़ा बात की जाती है ये जो रोड है, ये जो जगह है, हमेशा खबरों में रहती है। बारिश के बाद जो सूरत हाल होती है, आज भी वही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। सफाई कौन करेगा यहाँ की? देखिए मारूफ, गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश यहाँ पर हुई थी और हमने देखा था कि ये इलाका पूरा ज़ेर आब आ चुका था और रात गए फिर ये जाकर पानी की निकासी यहाँ से मुमकिन हो सकी थी। आज शायद अमला कुछ अलर्ट तो हुआ है मगर वो बज़ाहिर हमें दिखावे का ही अलर्ट लग रहा है। यहाँ पर अमला देखें डीएमसी का मौजूद है सफाई के लिए यहाँ पर हमारे दाएं जानिब, और इस तरफ आप ये देख सकते हैं कि हमारे अकब में कुछ मशीनरी भी मौजूद है मगर ये यहाँ पर मौजूद ही है। ये जो जहाँ मशीनरी यहाँ मौजूद है इसके साथ ही ये नाला है जो कि चौक हुआ है। अभी भी अगर ये बारिश तेज़ होती है तो ये डूब जाएगा ये इलाका फिर, और ये ओवरफ्लो होगा नाला और ये सारा ये इलाका ज़ेर आब आ चुका होगा। और ऐसा ही गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ था, उसके बावजूद भी इस नाले की सफाई ताहाल नहीं की गई है। अभी तक ज़िला बस्ती जो है कराची का, उसके बेशतर इलाकों में बारिश जहमत नहीं बनी है, अभी तक रहमत है। लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं चूँकि छुट्टी का भी दिन है और सड़कों पे आपको ट्रैफिक भी कम नज़र आ रहा होगा। जो लोग किसी काम से भी बाहर निकल रहे हैं वो बारिश को फ़िलहाल एंजॉय कर रहे हैं। मगर अभी तक जो सफाई का इंतज़ाम है उसमें हमें ये ताख़ीर नज़र आ रही है। अगर ये बारिश जिस तरह ये हल्की हल्की हो रही है मुसलसल काफ़ी देर से, और ये अगर तेज़ बारिश का एक स्पेल आ जाता है तो ये नाला ओवरफ्लो हो जाएगा। मशीनरी यहाँ मौजूद है मगर सफाई ताहाल नहीं की गई है। जो नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है बोर्ड ऑफिस से सखी हसन और यहाँ तक नॉर्थ कराची और इसके आगे 2 मिनट चौरंगी तक ताहाल कहीं भी ऐसा पानी नहीं जमा हुआ है जिसकी वजह से रुकावट खड़ी हो सके। मगर तेज़ बारिश के बाद ऐसा हो सकता है कि ये इलाका फिर ज़ेर आब आ जाए। ठीक है, मशीनरी वहाँ पर मौजूद है, सब हम देख रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा है। लोगों को परेशानी का सामना आज भी करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना था और हर बारिश में, हर बरसात में यही होता है। और ये एरियाज ऐसे हैं कि इनके बारे में हम बार बार रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसको और काफ़ी बिजी एरियाज हैं। और हमेशा यही कहा जाता है कि जी नालों की सफाई हो रही है, यहाँ से तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं, सड़कों को क्लियर कराया जा रहा है, खुद वहाँ पर इंतजामिया मौजूद है। लेकिन जब बारिश होती है तो इंतजामिया भी मौजूद नहीं होती है, वो नाले भी साफ नहीं होते हैं, वो सड़कें भी हमें बहती हुई नजर आती हैं। हम देखते हैं कि लोग भी परेशानी का शिकार होते हैं। हमेशा जब भी जून जुलाई में ये मानसून का सीजन होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो कराची के अवाम है। और मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और मोहम्मद अली सोसाइटी में ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली हफीज़, आप इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ की सूरत हाल बताइएगा, क्या आप देख रहे हैं? वहाँ पर सफाई पर मामूर बल्दियाती इदारे और सीवरेज बोर्ड का अमला गायब नजर आ रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची का इलाका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, पोश इलाकों में शुमार होता है मोहम्मद अली सोसाइटी का। अब हाल ये है कि बरसात के बाद बारिश का पानी और सीवरेज का पानी जो है मकानात में, घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। जो इतराफ के नाले थे, बरसाती नाले, उसमें जो है कचरे के ढेर से पानी की निकासी नहीं हो रही, जबकि जो सीवरेज का निज़ाम है
वो भी धर्म भरम हो गया। सैवेज की पानी जो है वो ओवरफ्लो होकर जो है अब बाहर आ रहा है और घरों में दाखिल हो रहा है। मोहम्मद सोसाइटी के मकीन जो है वो बड़े परेशान है। रिहायशी मोहम्मद शहजाद ने जो है मुतालिक हुकाम से रब्ता किया, कई बार शिकायत की है, वो कह रहे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जो है एमरजेंसी बुनियादों पर जो है जरूरत है कि मोहम्मद सोसाइटी में जहाँ से घरों में पानी दाखिल हो रहा है वहाँ इंतजामिया आए। हमने कोशिश करी कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इंतजामिया से रब्ता करें, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा, जबकि सैवेज बोर्ड के हुकाम भी जो है इस बारे में कुछ बताने से कासिर हैं। मोहम्मद सोसाइटी के लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। अब सैवेज का पानी और बरसाती पानी घरों में दाखिल हो रहा है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके बफर जोन में शॉपिंग सेंटर के सामने बारिश का पानी जमा हो गया है। खरीदारों के साथ साथ रिहायशियों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, खुर्शीद आलम हमारे साथ हैं। खुर्शीद, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफर जोन का इलाका है हारून शॉपिंग सेंटर, जहाँ की मार्केट का ये हाल है कि ये पूरी मार्केट इस वक्त पानी में डूबी हुई है और गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश के बाद अब तक यहाँ से पानी की निकासी अमल में नहीं आ सकी है। शाम के इस पहर भी यहाँ पर बारिश हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं हुआ है। लोग इसी पानी से गुजर कर शॉपिंग करने जाने पर मजबूर हैं। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, लेकिन मजबूरी है कि उन्हें ईद की खरीदारी भी करनी है और इस पानी से गुजर कर जाना भी है। तो अब तक यहाँ पर डी वाटरिंग का अमल शुरू नहीं हो सका और गुज़िश्ता कई रोज़ से होने वाली इस बारिश में सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता है। और ये ज़िला बस्ती में हैदरी मार्केट के बाद ये दूसरी बड़ी मार्केट है जो बफर जोन की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। यहाँ पर दुकानों की तादाद लगभग 1000 से ज़ायद है, लेकिन अब तक इस पानी को निकालने के लिए कोई खातिर खान इंतजाम नहीं किया जा सके हैं। ग्राहक भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके हसन स्क्वायर से लालू खेत जाने वाली सड़क पर पानी ही पानी है। सड़क पर पानी में बच्चों ने जो है वो नहाना भी शुरू कर दिया है। यहाँ से गुजरने वालों को खासी मुश्किलात का सामना है। जमजम अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, कराची में वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। हसन स्क्वायर का ये मकाम है इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन से कहूँगी कि मनाजिर दिखाए, बाइक वाले कितनी ज़्यादा परेशानी से मतलब दो चार है, बाइकें खराब हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि सूरत हाल मेरी देखिए आप कि मैं कितने पानी में खड़ी हूँ, ये मेरे घुटने और पानी देखिए कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पर बाइकें खराब हो चुकी है। इंतजामिया जो है वो सड़कों पर से गायब है, फोटो सेशन किए जाते हैं। अच्छा, ये जानवर ले जाए जा रहे हैं और आप देखिए ये गाड़ी खराब हो गई है। सर आप अज़ाब बन गया हमारे लिए। जी अज़ाब बन गया हमारे लिए। अज़ाब बन गया। इंतजामिया है कोई इंतजामिया नहीं है। देख रहे आप गाड़ी में जीना दूबर कर दिया है इस गवर्नमेंट ने, दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया हमें। ये सूरत हाल है कि जिस गाड़ी में जानवर ले जाया जा रहा है वो गाड़ी घुटनों हर शहरी इस वक्त जो है वो शदीद परेशान गुस्से में मुब्तला है। ठीक है, जमजम सईद हमें अपडेट कर रही थी जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से बता रही थी। कराची में बारिश के दौरान मली नदी में तुग़यानी आ गई है, बरसाती रैले में एक शहरी फंस गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब का ये मकाम है जहां पर बरसाती पानी के रेले में एक शख्स जो है वो फंस गया था और वहां पर चीपा वेलफेयर की जानिब से जो उनके रजाकार हैं, बहरी खदमात की टीम है, वो वहां पर पहुंची है और एक शहरी को उन्होंने रेस्क्यू किया है। ये शहरी जो है वो जो बरसाती पानी का रेला था उसमें उसको क्रॉस करना चाह रहा था और एक मकाम पर ऐसे जाकर फंस गया था कि वहां से ना आगे बढ़ सकता था ना पीछे। तो जो रजाकार हैं उन्होंने रस्सियों की मदद से जो है वो उस तक पहुंचे और उसको बाहिफाजत जो है वो वहां से बाहर निकाल लिया गया है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, कराची का मौसम है बड़ा औसम और मारूख, आप अब से कुछ देर पहले समा के टेरेस पे बड़ा एंजॉय कर रही थी, वहाँ जरा बताइए कैसा मौसम था, क्या था? असल में सबा मैं ही समझती हूँ कि बारिश छतों से ज्यादा अच्छी खूबसूरत नजर आती है या टेरेस से। तो टेरेस में हमारे जो 16 फ्लोर पे हमारा टेरेस है वहाँ से बड़े सारे कराची के व्यूज नजर आते हैं। बस वही मैंने अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश की। चलिए फिर देखते हैं, हैव अ लुक।
न्यूज़ स्टूडियो से तो आपने मुझे खबरें पढ़ते हुए देखा होगा, सुना भी होगा। बहुत सी खबरें हम स्टूडियो से देते हैं, लेकिन जब मौसम अच्छा होता है तो मैं अक्सर टेरेस पर आके मौसम की अपडेट आपको यहाँ से देती हूँ और आगाह करती हूँ कि कराची में मौसम कैसा है। लेकिन आज यहाँ पर होने का मकसद थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो ये कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे ऑफिस से नज़ारा कितना खूबसूरत हो जाता है। मौसम अच्छा हो, बारिश हो रही हो तो समा का जो ये टेरेस है, ये एक ऐसी जगह बना हुआ होता है कि पूरा ऑफिस काम छोड़कर यहाँ आने की कोशिश करता है, कॉफ़ी इंजॉय करता है, क्योंकि इसका व्यू बहुत खूबसूरत है। जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ 16th फ्लोर है ये समा का, और सामने का व्यू मैं कहूँगी कैमरामैन फरहान जैदी से वो आपको दिखाएंगे। कितना खूबसूरत व्यू है, ऐसा लगता है जैसे हम यूरोप में आ गए हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग सामने है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि सिटी स्टेशन है, ट्रेन्स का नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। इसके अलावा क्रीक्स लगती हैं, यहाँ पर मेन पोर्ट है कराची का, ये भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस साइड पर मेरे इस जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान का कदीम, कराची का कदीम पाकिस्तान चौक है, जो कि इस वक्त वाज़ेह तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है। ओल्ड बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, कदीम अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने इसको अभी भी जिंदा रखा हुआ है। एक मेन बिल्डिंग कराची की और बड़ा मशहूर बैंक जो कि इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं, और ओल्ड बिल्डिंग यहाँ से देखी जा सकती है। तो जब हम दफ्तर में मौजूद होते हैं तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर जगह और कोई नहीं होती जहाँ पर हमें खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और कराची में हम जो मेन जगह हैं, 3 तरह के व्यूज़ हम इस एक टेरेस में खड़े होकर देख सकते हैं। हज की बासादत इबादत के रुकने आज़म के मुबारक लम्हात। मैदान अरफात में खुतबा हज। मस्जिद नबरा से दिए गए खुतबा हज में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने उम्मत मुस्लिमा को अरकान इस्लाम पर अमल करने की ताकीद की, तज़किया नफ्स और तकवा इख्तियार करने की तलकीन की याद दिलाया कि सबसे बड़ी नेमत तौहीद की नेमत है, इसके बगैर आखिरत में कामयाबी मुमकिन नहीं। खुतबा हज के बाद 10 लाख से ज़ायद हुज्जाज कराम ने ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। आज हुज्जाज कराम मुज़ल्लिफ़ा जाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज की अदायगी का आज दूसरा दिन है। रुकन आज़म वकूफ अरफा अदा किया जा रहा है। 10 लाख आजमीन हज मैदान अरफा में जमा है। पाकिस्तान से 80,000 से ज़ायद आजमीन इस इबादत बासादत में शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने मस्जिद नमरा में खुतबा हज दिया। नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी के बाद सूरज डूबते ही हज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक वक्त में पढ़ने के बाद रात वहीं मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। और 14 सदी कबल मोहसिन इंसानियत नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में इंसानी हुकूक का कामिल मंशूर पूरी इंसानियत के सामने पेश कर दिया, जो ता क़यामत इंसानी इज़्ज़त व तकरीम का मुहाफ़िज़ बन गया। जाहिलियत के तमाम तासुबात इस्लाम के नूर से छट गए। खुतबा हुज्जतुल विदा क्या कहता है, दुनिया के लिए इसकी क्या अहमियत है, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। हिजरत का 10वां साल था। आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज के लिए रवाना हुए। 1 लाख जानिसारान का साथ था। 9 ज़िलहज का रोज आ पहुंचा। मैदान अरफात भी आ पहुंचा। अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, फरमाया, लोगों बेशक तुम्हारा रब एक अल्लाह है। अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। उमूर जाहिलियत में से हर चीज आज मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से थे। मुसलमान मुसलमान का भाई है। सब मुसलमान आपस में भाई हैं। जाहिलियत के तमाम दावे बातिल कर दिए गए। अब तुम्हारे खून, इज्जतें और अम्वाल एक दूसरे पर हराम कर दिए गए। मेरे बाद गुमराही में पढ़कर एक दूसरे की गर्दनें न मारने लगना। अगर कोई हबशी भी तुम पर हाकिम बना दिया जाए और वो किताबुल्लाह के मुताबिक चले तो उसकी इताअत करना। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर, औरतों का तुम पर हक है। गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करो। किताब अल्लाह को मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह नहीं होगे। फिर इस अजीम शान इज्तिमा को मुखातिब करके फरमाया, क्या मैंने तुम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम पहुंचा दिया? जवाब आया, जी हाँ अल्लाह के रसूल, आपने पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना। आयत कुरानी का नुज़ूल हुआ। रब्बे काबा ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। यह था इंसानी हुकूक का पहला कामिल मंशूर, जिसने हमेशा के लिए इंसानी मसावात और हुकूक की तारीफ और हुदूद इंतहाई सादा और आसान जुबान में पूरी इंसानियत तक पहुंचा दी। 1400 साल गुजर चुके। मैदान अरफात में जानशीन रसूल अल्लाह आज तक दीन इस्लाम का पैगाम खल्क़े खुदा तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर वो अजीम दिन आ पहुंचा है। मस्जिद निमरा का मेंबर पूरी इंसानियत पर नूर फैला रहा है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूध गर्म कर रहा होता है, चाय बना रहा होता है, वो तमाम लोग जिनका
गैस का इस्तेमाल खाना बनाने, चाय बनाने, दूध गर्म करने या दीगर अशिया के लिए जो घर की ज़रूरियात के मुताबिक हैं, जो वो लोग हैं 50% पाकिस्तान के, उनकी गैस की कीमत अगर ये तजवीज़ मानी गई तो या कम हो जाएगी या उतनी ही रहेगी। और जो सबसे ज़्यादा 50% में जो औसत कीमत निकली है वो तकरीबन 350 रुपए है, जो अपर एंड के ऊपर है। नीचे के लोगों की तो कम हो जाएगी इससे। और जो तजवीज़ सामने रखी गई है वो ये है कि इसका बाकी बोझ जो है वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया भाई उठाएं। सवाल ये पैदा होता है क्यों उठाएं, क्यों ये तजवीज़ किया गया है? तो मैं आपको बता देता हूं क्यों किया गया है। इस मुल्क में कुल मिला के ऐसे 30% लोग हैं जिनके पास गैस की कनेक्शन है, इससे भी कम है, शायद 27 हैं, मैं नंबर कल कंफर्म कर दूंगा, मगर कम है। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 70% गरीब लोग, जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं या गरीब इलाकों में रह रहे हैं जहां पे पाइप नहीं जाती, वो क्या कर रहे हैं? वो खरीद रहे हैं भाईजान LPG, वो कनस्तर, वो जो आप देखते हैं लोगों ने उठाए होते हैं और वो अपने घरों के चूल्हे उनसे जला रहे हैं। उसकी कीमत क्या है? 4 से 6 गुना जो गैस की कीमत पाइप में आती है और जो कीमत उन कंटेनर्स की, उन कनस्तरों की है जो LPG के होते हैं, उनकी कीमत में फर्क 4 से 6 गुना है। गुना यानी 400% से 600%। तो वो लोग, ये हमारे यहां जो भी कहीं क्लिफ्टन में, डिफेंस में, कराची में, KDA में या लाहौर में, वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कुछ खबरें कल शाम से गर्दिश में थीं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ब्लैकमेल ना होने का दावा करने वाले इमरान खान हुकूमत बचाने के लिए परवेज इलाही के हाथों ब्लैकमेल हो गए। इमरान खान ने जमान पार्क लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि परवेज इलाही की ब्लैकमेलिंग के बायस उनको वज़ीर आला के लिए नामजद किया। चेयरमैन PTI इमरान खान की जमान पार्क लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कप्तान माजी में कहते थे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, हुकूमत के लिए यू टर्न लेना पड़ा। उनका कहना था कि अपने दौर में छोटी जमातों से ब्लैकमेल होता रहा हूँ। ब्लैकमेलिंग के बायस परवेज इलाही को वज़ीर आला नामजद करना पड़ा। परवेज इलाही की वजह से पार्टी में इख्तलाफात हुए। परवेज इलाही के नाम पर बहुत से रहनुमा नाराज हो गए थे। जमान पार्क में होने वाली मीटिंग में मनपसंद मीडिया को बुलाया गया था। और अब आपको बताएं कि नून लीग का पंजाब में मुखालिफिन को टफ टाइम देने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मरियम नवाज के जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज शेखुपुरा में जलसे से खिताब करेंगी, 11 को साहिवाल, 12 को झंग, 13 को लिया में जलसा होगा। मरियम नवाज 14 जुलाई को रावलपिंडी और खुशाब में भी अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगी, जबकि 15 को मुल्तान में मैदान सजेगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज लाहौर में इंतखाबी रैलियां निकाली जाएंगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से हफ्ता भर पहले तहरीक इंसाफ को इंतखाबी फहरिस्तों में बेज़ाब्तगियां याद आ गईं। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारे के बजाय सियासी पार्टी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजन बोले, ECP एक इंतखाबी निशान खुद को भी अलॉट कर ले। इंतजामिया पर फोन कॉल्स करने का इल्जाम धर दिया। बोले, राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस सियासतदानों ने नहीं, ANF ने बनाया था। इलेक्शन कमीशन सियासी पार्टियां जो हैं उनको सिंबल भी अलॉट करता है। एक सिंबल सियासी पार्टी का इलेक्शन कमीशन अपने आप को भी अलॉट कर दे, क्योंकि वो तो एक इस वक्त सियासी प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। सियासी बयानात जो हैं ये पहली दफा नहीं दिए, इससे पहले भी वो सियासी बयानात दे चुके हैं। इमरान खान जो है वो गलत को गलत कहेंगे। पंजाब के बाई इलेक्शन के अंदर भी डायरेक्ट AC DC की फोन कॉलें जा रही हैं, जो नंबरदार हैं दूसरे ओहदों के ऊपर बैठे हुए उनके पास कॉलें जा रही हैं। हमारे जो लोग इलेक्शन में साथ चल रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही हैं, गैर कानूनी तबादले भी जा रही हैं, तामीराती काम कराने की भी कोशिश की जा रही है। सबको पता काम जो 2 हफ्ते में तो मुकम्मल होने नहीं, तो वही वो पुराना जो तरीका है, आके बजरी फेंकी और गारा फेंका, कोई लाइन कहीं से गैस की पाइपलाइन फेंक दी और चले गए। 25 मई के बाद 2 जून को इलेक्टोरल रोल्स शाया किए गए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में नए वोट भी आ गए हैं। हमारी पिटीशन फाइल कर दी गई है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया है। परेशानी की जरूरत नहीं है, तैयारी हमने पूरी करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये जो भी कर लें, 17 जुलाई को भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ ने कामयाब होना है। 22 जुलाई आखिरी दिन होगा इस जाली वजारत आला का पंजाब के अंदर। राना सनाउल्लाह को कुछ सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था, राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ANF ने बनाया।
और असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबसी और लाचारी का इजहार किया। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का असद उमर को तुर्की बतुर्की जवाब। बोले, ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के ग्रुप टूटकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। असद उमर ने इल्जाम लगाना तो शुरू कर दिए, लेकिन धांधली के सबूत नहीं दिए। लाहट का शिकार होकर, हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्जाम लगाए हैं, इनको ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि इनकी मजम्मत करते हैं कि कहीं एक जगह बता दें कि कहीं पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो धांधली के ज़ुमरे में आता हो। ये अफसोसनाक रवैया है। अपनी हार को देखते हुए और एक यकीनी हार को देखते हुए इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन क्या लड़ेगी, इनके पास सियासी जवाब नहीं है, इसलिए धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक जगह पर बता दें कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो। पीटीआई रहनुमा असद उमर के बयान पर इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्द अमल। असद उमर का वोट्स के इंदराज से मुतालिक बयान हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान में कहा, प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों की वोटर लिस्टों में तब्दीली का दावा सरासर गलत है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात तो पुरानी फहरिस्तों पर ही हो रहे हैं। ईसीपी ने सीनियर पीटीआई रहनुमा को याद भी दिलाया कि ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल आते ही वोटर लिस्टें मुंजमद हो जाती हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुबैना हरासानी का शिकार खातून का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। रियासत मदीना की बातें करने वाले इमरान खान क्या क्या करते रहे, तैयबा गुल ने सब बता दिया है। बताया कि साबिक चेयरमैन नैब की वीडियो पब्लिक करना नहीं चाहती थी। इमरान खान ने उनकी वीडियोज अपने खिलाफ नैब केसेस बंद करवाने के लिए इस्तेमाल की। वीडियो पीएम हाउस के पोर्टल पर बतौर सबूत भेजी थी। मुझे और कोई फोरम नज़र नहीं आया, तो मुझे उस वक्त मदीने की रियासत थी और मैं, जैसे कि इमरान साहब कहते थे कि ये मदीने की रियासत है, हर एक को इंसाफ मिलेगा, तो मैं उसी गलत फहमी में मैंने पोर्टल पे ये अपनी कंप्लेन फॉरवर्ड की। उसमें कुछ वीडियोस के स्क्रीनशॉट और ऑडियोज़ मैंने अटैच किए। उसके बाद 10 मई को मैंने जब ये कंप्लेन फॉरवर्ड की तो 13 मई से मेरे साथ राब्ते स्टार्ट हो गए उनके। ये वीडियो 23 तारीख को ऑन ईयर कर दी गई मुझसे पूछे बगैर। मेरा उसमें कोई कंसेंट नहीं था। जब ऑन ईयर हो गई उसके बाद मुझे पता चला कि ऑन ईयर हो गई हैं। इसके बाद उसकी तरदीद भी चला दी गई और मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। वीडियो बनाने की नौबत उस वक्त पेश आई जब मैंने देखा कि वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हरासा करने का सिलसिला जारी रखा, मेरे मना करने के बावजूद जो मुझे हरासा करते रहे। अभी पीएसी में भी मैंने वो वीडियो चलाई है जिसमें उन्होंने मुझे ये तक कहा कि आप किसी और ऑफिस में मुझे बैठी नजर आई है किसी और के साथ तो आपके टुकड़े झंग जाएंगे। मैंने उनको एक्सपोज करने के लिए वो वीडियो बनाई। मैंने उनको कहा भी कि मैं अब मुझे कॉल्स करना, मैसेजेस करना, थ्रेट करना बाज नहीं आएंगे तो मैं ये वीडियो ऑन ईयर दे दूंगी उनको डराने के लिए। लेकिन उन्होंने उल्टा, उन्होंने क्या डरना था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चेयरमैन नैब हूँ, मैं ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता। और उन्होंने, मेरा ख्याल है, कोई कसर नहीं छोड़ी जो अपनी वो ताकत उसको यूज कर सकते थे। मुझे अभी तक थ्रेट्स हैं। मुझे मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी की गई झंग में, जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे। उसके अलावा मुझे डिफरेंट तरीके से नैब ने भी प्रेशराइज किया कि आप हट जाएं केसेस से। जो मैंने नैब को अदालतों में लेके गई केसेस में 2-3 दफ़ा मेरी उनसे ही मुलाकात हुई, आजम खान साहब से, और 2-3 दफ़ा इमरान खान साहब से पीएम हाउस में। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि केसेस ख़त्म होंगे, लेकिन नहीं हुए। मुझे क्या इंसाफ मिलना था? मैं तो अभी 4 साल से धक्के खा रही हूँ अभी तक, और उसके जो है वीडियोस के बेनिफिशरी तो पीटीआई वाले ही रहे, पीटीआई गवर्नमेंट रही। उन्होंने क्या बताया था इमरान खान ने? उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन की वीडियोस हैं आपके पास, हमें दें, हमें सारी वीडियोस दें, हम इस पे इंक्वायरी टीम बिठाएंगे, कमेटी तश्कील देंगे और आपको जो है इस पे इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ वीडियोस उनको दी। मैंने इनसे कहा कि आप इस पे मेरी इंक्वायरी स्टार्ट करवाएं। इससे मेरे हस्बैंड भी जेल में थे और मैं डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स में थी, मेरे पे FIRs दी जा रही थी। तो लेकिन उसका ये हुआ कि वो वीडियोस यूज़ की गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे और भी तकाजा किया कि आपके पास अगर और भी सबूत हैं तो दें, लेकिन मेरे साथ जैसा हो चुका था उसके बाद फिर मैं उनको और कुछ नहीं दे सकी। जो लाहौर की नैब की टीम है वो सारी उन्होंने, मेरा ख्याल, इसी मकसद के लिए रखी हुई है, लोगों को हरासा करने के लिए, उनकी इज्जतें उछालने के लिए।
और वहाँ पे उसमें डीजी शहजाद सलीम भी शामिल थे, उसमें ये नवाजिश साहब भी शामिल थे, सारे शामिल थे। सिर्फ 6 कंप्लेनेंट्स थे जिसको पकड़ के उन्होंने पकड़ा के इधर उधर से प्लांट करके लोग मेरे ऊपर रेफरेंस बनाया। जेल में मेरे से डीजी शहजाद सलीम साहब ने कहा कि हमारे साथ बैठ के आप कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन नैब के अगेंस्ट। मेरे हस्बैंड से भी कहा, लेकिन उस वक्त हमने नहीं की। हमने कहा कि हम इस तरह से ओपनली वीडियोस नहीं चलाना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह से ऑनर हो। पीटीआई गवर्नमेंट में मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आप लोग मीडिया इवन मेरी खबर तक नहीं चला सकता था, फौरन उनको कॉल्स आ जाती थी और किसी किस्म की भी मेरी कोई आवाज़ निकलने नहीं दी गई। मुझे किसी फोरम पे नहीं जाने दिया गया, हर जगह पे इवन कहीं थानों कचहरियों पे जहाँ पे भी मैं गई मुझे हर तरफ से जो है प्रेशर दिया गया कि नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये खुद फ्रॉड कर रही हैं। ये मैं ब्लैकमेल क्यों करूंगी नैब को? मेरे ऊपर केस पहले उन्होंने बनाया, मैं तो सिर्फ उनके हकाइक सामने लाना चाह रही हूँ और उनके पास फेस सेविंग के लिए कोई और बात नहीं है। तो ये मेरे मतलब मुझे इबरत का निशान बनाने के लिए उन्होंने हर कोशिश की, हर तरह की कार्रवाई की और रही सही है मेरा इमेज खराब करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस प्लांट करके लोगों की करवाई। उन लोगों के भी मेरे पास बयान है जो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार दे के लोग प्लांट किए और मेरे अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई। अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने खातून की वीडियो के जरिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। पीटीआई पर बने सारे नैब केसेस खत्म किए। अगर ब्लैकमेलिंग ना की जाती तो आज पीटीआई की आधी काबीना जेल में होती। इमरान खान ने लोगों को सच्चाई की तकरीरें की और उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन की। आज ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है कि एक खातून को ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया और उसके जरिए अपने सारे नैब के केस, अपने काबीना के नैब के केस बंद करवाए। अगर ये ब्लैकमेलिंग ना होती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इमरान खान की आधी काबीना जेल के अंदर होती। कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में कीमतें गिर गई हैं। व्यापारियों ने नखरे खत्म करके जानवर सस्ते दामों बेचना शुरू कर दिए हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। मवेशी मंडी में मनपसंद जानवर मुनासिब कीमत पर ढूंढने वालों की ईद से पहले ईद हो गई है। सुपर हाईवे की मंडी में जानवरों की भरमार और खरीदारों की कमी है, जिसने व्यापारियों के नखरे खत्म कर दिए हैं और कीमतें आसमान से जमीन पर आ गई हैं। खरीदार सौदे बनाकर खुशी खुशी कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर लेकर जा रहे हैं। जो जानवर पहले 1.80-2 लाख का मिल रहा था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.50, 1.40, 1.60 में मिल रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है। काफी रेट नीचे आए हैं। माल बहुत है इस टाइम मंडी में, मेरे ख्याल में 50 से 60% माल मौजूद है, लेकिन मंडी का है बहुत बुरा हाल, चलना बड़ा मुश्किल हुआ है। व्यापारी अपने माल के सस्ते दाम लगने और फरोख्त में कमी की वजह से जानवरों को वापस लेकर भी जा रहे हैं। उसका रेट भी कम लग रहा है। तो मेरा 3 लाख का जानवर है, उसका ज्यादा मार करो 1.25 लाख, 1.30 लग रहा है। इस ऊपर रेट नहीं लग रहा। इस वजह से हम यहाँ बेचने की वजह वापसी ले जा रहे हैं। अगले अल्लाह मालिक है, अगले साल पालेंगे, फिर वापसी लेके आएंगे। रवां साल कराची की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा और खरीदार कम है, जबकि रही सही कसर बारिश और लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से मंडी गिर गई है और व्यापारी जानवर सस्ते दाम बेच रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। आपने मेरे से ये वादा करना है कि हर एक जो भी मैं यहां देख रहा हूं, आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है इनको शिकस्त देने की। ये लोग जो वोट आपसे लेते हैं और अपने जमीर का सौदा करते हैं, अपने जमीर को बेचते हैं, जमीर की कीमत लगाते हैं, आपसे भी गद्दारी करते हैं, अपनी कौम से भी गद्दारी करते हैं, अपने आइन से भी गद्दारी करते हैं और अपने दीन से भी गद्दारी करते हैं। इसलिए आप सबने, जितने भी यहां नौजवान खड़े ऊपर, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं,
ये जो जंग है, ये इमरान खान की नहीं, ये आप सबकी जंग है। ये सियासत नहीं, ये जहाद है। हमने जो साजिश हुई थी, अमेरिका ने यहां के जो मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिला के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब की हुई हुकूमत, इन्होंने साजिश करके वो हुकूमत गिराई और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर पटा दिया। 22 करोड़ लोगों की तौहीन की, हमारी तौहीन की। अपने मुल्क में मैं मगरिब को बहुत बेहतर जानता हूं। मेरी बड़ी जिंदगी का हिस्सा क्रिकेट की वजह से मगरबी मुमालिक में गुजरा। अपने मुल्क के अंदर एक जमानत के ऊपर, जमानत पे इंसान को वो चपरासी की भी नौकरी नहीं देते। हमारे मुल्क पे एक करप्ट तरीन, एक जूते पॉलिश वाले करने को हमारा सरबराह बना दिया। बताएं, क्या आप चेरी ब्लॉसम को अपना वजीर आजम मानते हैं? क्या हमजा कुकड़ी को अपना वजीर आला मानते हैं? और क्या आसिफ जरदारी बीमारी को आप उसको मानते हैं? और आप जिसकी कीमत बड़ी महंगी हो गई है, डीजल को मानते हैं? कौन कभी इनको तस्लीम नहीं करेगी। मैं आज चैलेंज करता हूं, आप जितना मर्जी FIR काटे, मेरे ऊपर 15 FIR काट चुके हैं। मेरी टीम के ऊपर दहशतगर्दी के केस काट चुके हैं। हमारे सहाफी एयाज अमीर जो यहीं, वो भी चकवाल डिस्ट्रिक्ट से है, एयाज अमीर को इन्होंने शर्मिंदा करवाया, उसको मारा और इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया। धमकियां दी जा रही हैं। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूं कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम जितनी धांधली करवाओगे, तुम जो मर्जी कर लो, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह जब ये बाय इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस होंगे। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे। मेरे खुशाब के नौजवानों, अब मैं आपको एक
एक मैं बात कहना चाहता हूं, गौर से सुने और सामने बस बड़े गौर से सुने। अभी बर्तानिया में बर्तानी प्राइम मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उसको बरतरफ कर दिया, हटा दिया। गौर से मेरी बात सुने कि मौलाना रूमी से किसी ने एक दफा पूछा, मौलाना साहब इंसान तो मरते हैं, कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा, जब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जल्द से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।